हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन चैनल देखना ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 11th के थर्ड चैप्टर काइनेमेट्रिक्स और आप लोग दूसरी भाषा में कह सकते हो मोशन इन प्लेन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर के लिए आगे डिस्कस करने से पहले, आगे बात करने से पहले, यहाँ पर मैं आप लोगों को टोटली फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ 11th और 12th फिजिक्स के बारे में। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इस चैनल के रिस्पेक्ट में और इस चैनल के रिगार्डिंग कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आए। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई एक व्हीकल होता है, उस व्हीकल का अपनी जो प्रारंभिक पोजीशन है, अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उस पोजीशन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। और अगर कोई व्हीकल एक प्लेन के रेस्पेक्ट में प्लेन के रिगार्डिंग चलना प्रारंभ करे तो अलग अलग पोजीशन पर उसके जो एक्सीलरेशन है वो अलग अलग हो जाएगा, यानी फिर उसकी पोजीशन है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि हमें यहाँ पर पहुंचना है तो यहाँ पर तो उसकी कुछ वेलोसिटी वो अलग हो जाएगी और अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग पॉइंट्स के रिगार्डिंग वेलोसिटी यहाँ पर भी, वेलोसिटी और पोजीशन भी यहाँ पर चेंजिंग होती जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने बात की थी कि कुछ ग्राफ्स के बारे में जिनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ के रिगार्डिंग हमने हमारे पास में एक तीनों ग्राफ से मध्य एक कॉमन चीज में प्राप्त होती है। कॉमन जो ग्राफ हमारे पास निकल गया था वो इस प्रकार से था कि तीनों पार्टिकल की तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का जो मोशन होता है वो मोशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर आप इस पोजीशन पर देखो तो यहां पर क्या टाइम 0 है, यहां पर टाइम 0 है, तो पार्टिकुलर मोशन है वो 0 पे कहलाएगा, क्योंकि दोनों के रिलेटिव में मोशन कंपैरिजन करें तो नियत अवस्था में कह सकते हो आप। यानी फिर इस कंडीशन पर अगर जिस प्रकार से टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी प्रकार से जो पार्टिकल वो अपना मोशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस मोशन के इंक्रीज के रेस्पेक्ट में, कंप्लीट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन के रेस्पेक्ट में वो जो पोजीशन होती है उन तीनों के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। या फिर आप कह सकते हो कि कण है वो इस तरह अवस्था में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन के बारे में, यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि आपेक्षिक गति के बारे में। तो आइए बात करते हैं आपेक्षिक गति के बारे में कि इसकी जो कंडीशंस है वो किस फोर्स की रिगार्डिंग होती है। हेडिंग पॉइंट है हमारा आपेक्षिक गति। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि किसी कण की गति, किसी कण की गति का अध्ययन सदैव किसी अन्य निर्देश वस्तु या तंत्र के सापेक्ष कर सकते हो। तंत्र के सापेक्ष कर सकते हैं। निरपेक्ष रूप से किसी कण की गति के अध्ययन को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता है। अध्ययन को प्रेक्षित
नहीं किया जा सकता है। अतः यही आपेक्षिक गति कहलाती है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने एक वर्ड एज्यूम किया है, जैसे कि एक तो गया हमारे पास में सापेक्ष और दूसरा हो गया निरपेक्ष। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मोशन हो रही है वो मोशन मतलब रिलेटिव मोशन ही है, निरपेक्ष मोशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी कण की अगर हमें गति की गणना करनी होती है तो हम रिलेटिव मोशन को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मोशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस बात पे आप लोगों को हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। और यहां पर हम लोग बात करेंगे जैसे कि सापेक्ष गति है तो ये शाश्वत है कि मतलब दो पार्टिकल होंगे या फिर दो बॉडीज होगी जिनके बीच में मोशन कराना है। तो वो दो बॉडीज कौन कौन सी होगी, तो देखिए कि एक होगी हमारे पास में एस डैश, और दूसरी तो बॉडी हो जाएगी एस। देन फिर यहां पर जो इसके मूल बिंदु हो जाएगा ओ डैश और यहां पर जाएगा ओ। अब इसके रेस पे हमें मोशन करानी है, ये मैंने मूल बिंदु जो है उनको मिला दिया है और पी बिंदु पर हमें गणना करनी है इनके मोशन के बारे में। ये जो विस्थापन है वो हो गया आपके आर, ये जो मोशन है ओ डैश और ओ के बीच में हो जाएगा आर नॉट और यहां पर ये हो जाएगा आर डैश। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसकी एस डैश की पी बिंदु के सापेक्ष में जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है उसके बारे में और फिर एस के बारे में, देन फिर बात करेंगे ओ डैश के बारे में। जो कंप्लीट हमारे पास में पोजीशन वेक्टर अवेलेबल है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कि निर्देश तंत्र एस डैश में बिंदु P के सापेक्ष गति, बिंदु P के सापेक्ष एस डैश है, एस डैश में जो P के सापेक्ष गति हुई है वो क्या हो जाएगी आर डैश। ठीक है बच्चों, और सेकेंड हम बात करेंगे कि एस में बिंदु P के सापेक्ष जो गति है, P के सापेक्ष स्थिति सदिश होगी, यहां पर आ जाएगा एस में बिंदु P के सापेक्ष वो हो जाएगा आर। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में जो ओडेश में ओडेश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, ओडेश के सापेक्ष ओडेश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओडेश सापेक्ष स्थिति सदिश हो जाएगा आपके आर नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए एक इक्वेशन बन रही है आर डैश इजिकल टू आर माइनस आर नॉट।
जो कि एक विस्थापन की समीकरण है। यहां पर देखिए कि मूल बिंदु एस के जो मूल बिंदु है उसके रेस्पेक्ट में जो एस डैश का जो मूल बिंदु है ओ डैश, आर नोट, आर डैश और आर, ये जो कंप्लीट जो मैंने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लेके हैं वो एक डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट करता है। इन दोनों बॉडीज के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को भी इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, तो अब लोग आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो विस्थापन बन रहा है, विस्थापन जो समीकरण है आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब देखिए यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में काउंट हो गया, जैसे आप कह सकते हो कि विस्थापन की समीकरण, विस्थापन समीकरण। अब हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन याद करना है इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा आपके डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर नोट अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या है, विस्थापन में परिवर्तन है। विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेलोसिटी। यहां पर अगले वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कि वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसे आप कह सकते हो इक्वेशन सेकेंड। देन फिर हम बात करेंगे कि एक्सीलरेशन काउंट करना है। ये तो कि हमारे पास में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, अब हमें एक्सीलरेशन याद करना है। तो यहां पर हमें पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए डीवी डैश अपॉन डी टी इजिकल टू डीवी अपॉन डी टी माइनस डीवी नॉट अपॉन डी टी। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि ए डैश इजिकल टू ए माइनस ए नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में फाइंड आउट हो गई समीकरण थर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलेटिव मोशन है उसका तो दो बॉडीज के रेस्पेक्ट में जो मोशन है रिलेटिव, उसके जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो एक ए नोट जो वैल्यू है, जहां पर आप लोग लिख सकते हो जहां ए नोट निर्देश तंत्र ओडेश के सापेक्ष त्वरण है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट जो रिलेटिव मोशन है दो पार्टिकल के बीच में, दो बॉडीज के बीच में, उनका हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है वो फाइंड आउट किया है और एक सिंपल सा डेरिवेशन यहां पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टडी में हम बात करेंगे कि जो रिलेटिव मोशन होती है वो रिलेटिव मोशन एक प्लेन के अकॉर्डिंग आप लोग समझो। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि जो ये दो बॉडीज हो गई, इनके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एक रेखा के अनुदिश गति करती है। फर्स्ट कंडीशन वो हो गई कि ये एक रेखा के अनुदिश गति करती है। फिर आ जाएगा कि एक प्लेन के अकॉर्डिंग है, तो ये बॉडीज आप आगे मान सकते हो और ये बॉडीज पीछे मान सकते हो। तो यानी कि यदि इन दोनों बॉडीज में जो बॉडीज है एक दूसरे को पीछे करे तब की कंडीशन, या फिर ये दोनों एक दूसरे की ओर गति करे, तो उस प्रकार की कंडीशन में हम लोग इसके जो वेलोसिटी है उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से नहीं करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि अगले बार जो
फॉर्म है वो किस प्रकार से होती है। बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि दो कण यदि एक दूसरे की ओर गति करें, या फिर आप कह सकते हो कि एक रेखा के अंदर से गति कर रही है, तो उनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए कि दो कण ए वे बी, वेग वी ए वे वी बी से एक रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं। तो बी के सापेक्ष कण ए का वेग वी बी ए इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कण ए के सापेक्ष कण बी का वेग हो जाएगा आपके वी ए बी इजिकल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चों, यह तो हो गई कंडीशन की यदि मोशन है वो एक लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे कि इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर वो मोशन हो रहा है दो बॉडीज के रेस्पेक्ट में, तो उसकी हम बात करेंगे। इसके अंदर भी दो कंडीशन आ रही है कि यदि कण एक दूसरे का पीछा करें, जैसे कि ये कण आगे चल रहा है और ये कण अगर इसके पीछे पीछे चल रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कण एक दूसरे का अगर पीछा करें, तो इस प्रकार की जो कंडीशन के आधार पर वेलोसिटी हम उसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें, यदि कण एक दूसरे का पीछा करें, इसके रिगार्डिंग आप लोग डायग्राम से इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे ये कोई एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये एक बॉडी है ए जिसकी एक वेलोसिटी है वी ए, और ये बॉडी को बी, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वी बी। तो ये जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन के आधार पर आप लोग कह सकते हो कि यदि कण एक बी का पीछा करे या फिर एक दूसरे का पीछा करे, तो इस कंडीशन के आधार पर जो वेलोसिटी है वो इस प्रकार से होगी। देखिए कि यदि कण पीछा करे तो कण बी के सापेक्ष वीपी माइनस वी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो अगला वाला पॉइंट है हमारे, जिसे हम कहते हैं कि कण ए के सापेक्ष बी का वेग। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन डी की जो फॉर्म है उसके अंदर आएगी। तो अब हम लिखेंगे यहां पर वी ए बी,
वी बी ए जाएगा आपके वी बी माइनस वी ए, जो कि इक्वेशन है डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये तो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, हमारे पास फर्स्ट सेटिंग दी गई है कि यदि कण एक दूसरे का पीछा करें। अब वो जो कंडीशन आएगा सेकंड कंडीशन आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे कि यदि कण दोनों कण एक दूसरे की ओर यानी दूर गति करे, तब जो वेग होगा उसके बारे में गणना करेंगे। तो आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो कि जो दो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर एक दूसरे की ओर दूर गति किस प्रकार से होती है। तो गति इस प्रकार से होती है, देखिए जैसे कि प्लेन है, प्लेन पर दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ए है जो कि वेलोसिटी v से गति कर रहा है, और एक पार्टिकल है b जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में vb से गति कर रहा है। अब इसके अंदर जो एक मेन थ्योरम यहाँ पे काम आएगी वो ये होगी कि va और vb की जो साइन है वो हो जाएगा आपके va का हो जाएगा पॉजिटिव और vb का हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि विरोधाभासी है ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेकिन जो भी हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो क्या कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रही है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ए के सापेक्ष बी का वेग यहां पर हो जाएगा वी ए बी इजिकल टू हो जाएगा आपके माइनस वी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा, देन फिर वी बी प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम इक्वेशन नाम दे देंगे ई। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो अगला वाला वेटिंग पॉइंट है कि बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि वीबीए के बारे में। तो वीबीए किस प्रकार से जाएगा, देखिए बच्चों कि वीए जो कि हमारे पास में पॉजिटिव सिंबल है यहां पर, तो वीए माइनस और वीबी माइनस वीबी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वीए प्लस वीबी। यह कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एक लीनियर पोजीशन के अंदर जो दो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन, तो उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज होती है मोशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी के बारे में, तो इनकी गणना हम यहां पर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास में टू डायमेंशनल मोशन है उसके बारे में, कि किसी पार्टिकल जो पार्टिकल होता है वो टू डायमेंशन अंदर मोशन करता है, तो उसके अंदर पार्टिकल का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, देने में उसके परिमाण को हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कि यदि कोई पार्टिकल 2D के अंदर मोशन करे, टू डायमेंशन के अंदर कोई पार्टिकल मोशन करे, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज होती है वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, किस प्रकार से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग पॉइंट लिखेंगे कि द्विविमीय में गति, द्विविमीय गति। किसी कण की एक समतल के अनुदिश
गति इस कण की एक समतल के अंदर गति कण की द्विविमीय गति कहलाती है। कण की द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब इस कण की समतल के अंदर गति कण की द्विविमीय गति कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर विस्थापन के बारे में। द्विविमीय गति के अंदर द्विविमीय गति में कण के विस्थापन, कण का विस्थापन, वेग, त्वरण और उसके स्थिति सदिश के बारे में हम लोग बातें करेंगे। और वो इस प्रकार से है कि माना कि देखिए कि ये फॉर्म है, एक मैंने डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि कोई पार्टिकल है वो किस टाइम मोशन करना स्टार्ट करता है, देन फिर उसके अंदर अलग अलग पॉइंट पे दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो मोशन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैंने 2D के अंदर एक एक्सिस y एक्सिस ले लिया और एक्सिस y एक्स एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस और एक y एक्सिस के अंदर एक फॉर्म बना ली। देन फिर हम लोग बात करेंगे कि मेरे से ये कुछ ज्यादा सही बन रहा है और ये चीज बस आप लोगों ने सिंपल से एक समझाने के लिए ही है। और इसका जो एक्सिस है हो जाएगा y1 और यहां पर हो जाएगा x1 एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में जो पॉइंट अवेलेबल है यहां पर कि ये बिंदु हो जाएगा आपके A1 बिंदु, जिसे हम कहेंगे जैसे पॉइंट है x1 और y1 बिंदु। ठीक है बच्चों। अब ये बिंदु बन जाएगा आपके A2 x2 y2। और ये बिंदु हो गई x2 और ये हो गया y2, देन फिर ये होगी y एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब इसके जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हुआ है उसे आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो कि यहां पर जो ये चेंजिंग हुआ है वो हो जाएगा आपके डेल एक्स परिवर्तन हुआ है। और यहां पर ये देखिए ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। देन फिर जो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कंप्लीट इस पॉइंट से लगा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हो जाएगा आपके डेल आर। ठीक है बच्चों। तो ये एक मैंने 2D के अंदर जो किसी पार्टिकल के अलग अलग बिंदुओं पर जो गति हुई है उसको मैंने इंडिकेट किया है। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग समझ सकते हो
आगे हम बात करेंगे जैसे कि मानना कि कोई कण समय t1 पर बिंदु A1 पर स्थित है, जिसके स्थिति सदिश क्रम से जिसके स्थिति सदिश R1 है। ठीक है, तथा किसी समय T2 पर बिंदु F2 पर स्थित है। जिसकी स्थिति सदिश R2 है। ठीक है, ये जो A2 बिंदु पर जिसकी अवेलेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग उस पार्टिकल की जो स्थिति सदिश हो जाएगी R2। अब हम बात करेंगे जैसे कि बिंदु A1 वे A2 के अनुदिश इस तथ्य सदिश क्रम से यहां पर हो जाएगा R1 इजिकल टू X1 IK प्लस Y1 JK। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। R1 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास में X1 IK प्लस Y1 JK दिए गए हैं, और R2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा X2 IK प्लस Y2 JK, जहां पर IK वे JK क्या है, क्रम से X वे Y के अनुदिश इकाई सदिश है, Y के X और Y की दिशा में। इकाई सदिश है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर जो हेडिंग पॉइंट आएगा हमारे काम में, जैसे कि जो DLR परिवर्तन हुआ है इसके अंदर, तो वो परिवर्तन कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों, DLR इजिकल टू R2 माइनस R1। यहां पर जो चेंजिंग हुआ है A1 से A2 के ऊपर बिंदु तक, A1 बिंदु से A2 बिंदु तक जाने के बीच में जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चेंजिंग का फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा कि R2 की वैल्यू यहां पर क्या है, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप माइनस X1 I कैप प्लस Y1 J कैप। तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी कि डेल आर इजिकल टू हो जाएगा X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप। ठीक है बच्चों, सिंपल सा इसका सरलीकरण करना है। आगे हो जाएगा कि डेल आर इजिकल टू, अब देखिए ये x में चेंजेस है और ये y में चेंजेस है, तो इस चेंजेस को हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए हो जाएगा कि डेल आर इजिकल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। ये हमारे पास में जो
चेंजिंग हुआ है टू डायमेंशनल मोशन के अंदर किसी पार्टिकल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर जो चेंजिंग हुआ है उसकी वेलोसिटी में या फिर उसकी पोजीशन के अंदर अगर हम बात करें तो सब यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर तो हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि ये तो हमारे पास समीकरण निकल गई है, वो है डिस्प्लेसमेंट की कि जो स्थिति में चेंज हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है डेल आर इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। अब जो हम बात करेंगे आगे की पोर्शन में कि उसके अंदर जो कण का औसत वेग है या फिर जो ट्रांसलेटिंग वेग है वो कितना है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक जो इक्वेशन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की हो गई। अब जो इसका परिमाण है वो कितना देगी, परिमाण हो जाएगा डेल आर इजिकल टू अंडररूट ऑफ ब्रैकेट डेल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट डेल वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन हमारे पास निकल के फाइंड आउट हुई है। इसे आप समझ सकते हो कि टू डी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो होती है डेल आर इजिकल टू अंडररूट ऑफ डेल एक्स अंडररूट ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि कण के औसत वेग के बारे में। उसकी जो इक्वेशन होगी वो सिंपली आप लोग डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग बात करेंगे कण के औसत वेग के बारे में। कण का औसत वेग, कण के औसत वेग के बारे में बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आइए बात करते हैं कि हमारे पास समीकरण क्या है, वेग क्या कहलाता है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। यहां पर देखिए कि ये हो जाएगा v बार इजिकल टू डेल आर अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा आपके वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि डेल आर की जगह पे डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। तो अब आगे इसके लिखेंगे कि आगे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी v बार इजिकल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। ये फॉर्म हमारे पास निकल कर आ गई। तो इस चीज के पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स जगह पे। देखिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग में ये हमारे पास में मूल बिंदु से किसी पॉइंट पर जाके निकलता है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है। और इस कंडीशन के आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कि ये भी एक तरह क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अंदर जो चेंज होगा वो क्या कहला जाएगा कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग का वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर परिवर्तन किया तो परिवर्तन करने के बाद में हमारे पास में दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि v बार इजिकल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, फिर देखिए यहां पर हो जाएगा v बार इजिकल टू वी एक्स प्लस वी वाई। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला वेलोसिटी का निकल के फाइंड आउट हो गए हैं कि कण का जो औसत वेग होता है वो इस प्रकार होता है v बार इजिकल टू वी एक्स प्लस वी वाई के रूप में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर इसका परिमाण कितना हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड इसे हम कहते हैं, परिमाण हो जाएगा v बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोष्टक वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास निकल गई है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर चेंज क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। देन फिर दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो हमारे पास में वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्टिकल के तात्क्षणिक वेग के बारे में। तात्क्षणिक वेग जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन के बारे में। तो आइए बात करते हैं। होप कि ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और ज्यादा बस मतलब हार्ड है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी कहलाता है, उसके हिसाब से। फिर यहां पर हम बात करेंगे कि तात्क्षणिक वेग के बारे में। या फिर हम जिसे कह सकते हैं सीमा बंद। कुछ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग यहां पर हम वेलोसिटी के बारे में बातें करेंगे कि जिस प्रकार से तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखे तो यहां पर हो जाएगा डेल आर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। और ये हो जाएगा v बार इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो। ये हमारे पास में सीमा दी गई है कि डेल टी टेंस टू जीरो के रेस्पेक्ट में हमें इसकी लिमिटेशन को मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के रूप में वेलोसिटी की फाइंड आउट करनी है। तो आगे हम सोल्व करेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल आर अपॉन डेल टी का हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी। ये वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी। फिर इसकी इक्वेशन को और सोल्व किया आगे तो हमने पाया कि लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी को बांट देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल टी आई के प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से फॉर्म हो गई। फिर आगे बात करेंगे कि ये हो गया dx अपॉन डी टी आई के प्लस dy अपॉन डी टी जे के रूप में। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट जो dx अपॉन dt के रूप में इसकी जो लिमिट के रूप में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट हुआ है वो हो जाएगा dx अपॉन dt आई के प्लस dy अपॉन dt जे के। फिर देखिए कि v बार इक्वल टू हो जाएगा आपके dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, v बार इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के रूप में। v बार इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई के रूप में हमारे पास जो तात्क्षणिक वेग आ गया वो इस प्रकार से आ जाएगा। लिमिट के रूप में सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, देन फिर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एज इट इज जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है उसके हिसाब से काउंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इसका जो परिमाण है वो हो जाएगा v बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो ये बस कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं जो हमारे पास में निकल के फाइंड आउट हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कर लिया और वेलोसिटी है उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग पॉइंट बचा है वो है एक्सलेशन के बारे में, कि किसी पार्टिकल का अगर हमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड किस प्रकार से किस प्रकार से नहीं है। तो आइए बात करते हैं आगे कि किसी पार्टिकल का जो एक्सलेशन होता है एट द टाइम एट द पॉइंट वो किस प्रकार से होगा।